हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का, जो कि हमने जनरल साइंस का कर रहे थे चैप्टर पूरा। तो दोस्तों, जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में आपको करा दिए हैं। उसका दूसरा वीडियो दोस्तों ये होगा आपका, ये पार्ट 2 होगा उस वीडियो का। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके आने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। दरअसल क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं। तो एक बार आप जा करके पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाए। उसके बाद पार्ट 2 आप जाकर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए लाए हैं, और दोस्तों ये क्वेश्चन तो होंगे ही, साथ ही साथ इसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। और जहां हो सकता है वहां पर हम लोग ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे कि कौन सा आंसर उस क्वेश्चन के ऑप्शन से भी निकल सकता है और कौन सा क्वेश्चन उससे बन सकता है। तो दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जनरल साइंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं आपके सामने। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन कॉल्ड। तांबे और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, ब्रॉन्ज, ब्रास या ड्यूराल्यूमिन। दोस्तों, मैं बोलूं, ये ऑप्शन आप मत देखिए, बस इंग्लिश के ऑप्शन देखिए, हिंदी के ऑप्शन छोड़ दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना, हाँ, इनको जो है कोरोना थोड़ा हो गया था, तो उसका चिंता मत करिए। ए बी सी डी आंसर दीजिए इंग्लिश में देख करके। तब तक अगर मैं बात करूं, देखिए, आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं, ठीक है। पिताजी, आप कहेंगे सर ये क्या ट्रिक हो गया? पिताजी, पिताजी तो नाम हो गया, ट्रिक कहाँ से हो गया? देखिए, पिताजी से क्या बनेगा, मेरी बात समझिएगा। अब इसमें ना तीन चीजें हैं। पी से है पीतल, ठीक है। और ता से है, पीतल किससे मिलकर बनता है? ता से तांबा, और जी से जस्ता। समझ रहे हैं? जी से जस्ता। तो पिताजी से आप याद रख लेंगे कि पीतल जो है वो तांबा और जस्ता को मिला करके बनता है। तांबा और जस्ता को मिला करके क्या बनता है? पीतल बनता है। ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा है कि तांबा और जस्ता। क्वेश्चन में तो पूछा है कि तांबे और टीन, तांबे और टीन को जब मिलाया जाता है तब क्या बनता है? तो दोस्तों, तांबे और टीन को जब मिलाया जाता है तो बनता है ब्रॉन्ज। क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, जिसको हिंदी में कान से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कान से बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कांसा भी कहीं कहीं कह देते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो दो चीज मैंने बता दी आपको। कांसा जो है वो किससे मिलकर बनता है? सोल्डर जिसको कहते हैं। जो कभी कभी आप जाते होंगे ना इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर, तो वो लेकर के, शोल्डर वाला जो मशीन होता है वो लेकर के, जो वो पिन करके करते हैं उसमें, हल्का हल्का लेकर के ब्रास को, तो वही होता है कांसा, ठीक है, जिसको हम लोग शोल्डर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये किससे बनता है? तांबा, इसको याद रखिएगा। कांसा जो है ये तो हो गया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो बनता है वो बनता है तांबा और टीन से, तांबा और टीन से, ठीक है। मेरी बात समझिएगा बड़े ध्यान से। तांबा और टीन, इसको टीन कर लीजिएगा, है ना। बड़ा अजीब अजीबो गरीब इनको कोरोना हो जा रहा है रह रह के, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है, एक होता है टांका, ठीक है। एक होता है टांका। टांका का मतलब होता है शोल्डर। ये देखिए, जो हम लोग शोल्डर लगाते हैं ना, हाँ, ये कान से नहीं, ये शोल्डर की अगर मैं बात करूं, टांका की, जिसको हम टांका कहते हैं, ये टांका लगा दीजिए। तो टांका किससे मिलकर बनता है? सीसा और टीन से। किससे? सीसा और टीन से। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, अभी ध्यान रखिएगा। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिक्सचर है, जबकि कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, वो तांबा और टीन का मिक्सचर है, जो कि ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद जो टांका होता है, जो जिसको हम शोल्डर कहते हैं, वो सीसा और टीन का मिक्सचर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तीन मैंने बताई है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों में से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांसा का, ब्रॉन्ज का, तो आंसर हमारा हो जाएगा ब्रॉन्ज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको फर्दर बताऊं, तो कांसा में हम कह दें तो तांबा जो है, कॉपर 88% होता है, और प्लस 12% आपका इसमें टीन मिलाया जाता है। इन दोनों को मिला करके बना दिया जाता है क्या? ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ठीक है। यानी कांस कह देते हैं इसको,
ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। ये लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है भैया, शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। विच ऑफ दिज एनिमल्स हैव एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्केलेटन? इनमें से किस जानवर के बाहरी और आंतरिक कंकाल हैं? तो दोस्तों बाहरी और आंतरिक कंकाल की बात करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेढक इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये एक एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस का मतलब वो जीव जंतु जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, यानी लैंड बाउंड्री पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एम्फीबियंस जो है, मेढक एम्फीबियंस में आता है, वो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो दोस्तों एम्फीबियन जो होते हैं उनको 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, यानी इनके जो हृदय होते हैं वो 3 कोष्ठ उसमें होते हैं। ठीक है ना, जबकि एक एक्सेप्शन है, एक को छोड़ करके, एक अपवाद है, यही क्वेश्चन अपवाद में पूछा जाता है, क्रोकोडाइल को छोड़ करके। क्योंकि क्रोकोडाइल भी क्या है, एक एम्फीबियन है जो कि जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, लेकिन इसको 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 3 नहीं होते। ठीक है, जबकि बाकी जितने भी एम्फीबियन है उनको 3 हार्ट का चैम्बर होता है। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसके बाहरी और आंतरिक कंकाल है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन है। तो दोस्तों अगर मैं स्केलेटन की बात करूं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो वो होता है किसके अंदर? वो होता है सांप के अंदर। किसके अंदर? सांप के अंदर, यानी स्नेक के अंदर। इस बात को ध्यान रखिएगा। और स्नेक के आवाज को हम लोग हिस्स कहते हैं। क्या? हिस्स। ठीक, चलिएगा। अब ध्यान रखिए, अर्थवर्म यानी केचुआ, केचुओं को हम लोग कहते हैं फ्रेंड ऑफ पीसेंट्स, यानी किसानों का दोस्त। ठीक है, किसानों का मित्र भी कह देते हैं अर्थवर्म यानी केचुआ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सबसे पहले खोजा गया था? तो दोस्तों इससे पहले कि मैं सबसे पहले वायरस की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा एचआईवी की। तो एचआईवी एक वायरस का नाम है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, वायरस। ठीक है, और ये जो है वायरस की वजह से हो जाता है एचआईवी। ठीक, एड्स जिसको हम लोग कह देते हैं, एड्स जो रोग होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो हो जाता है एड्स, वो दरअसल होता है किसकी वजह से? एचआईवी जो वायरस होता है उसी की वजह से होता है। ठीक है, जबकि ये पूछा गया है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड जो वायरस का नाम था, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, किसको सबसे पहले खोजा गया था? कौन सा वायरस था जिसको सबसे पहले खोजा गया था? तो दोस्तों उसका नाम है टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसलिए टीएमवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वायरस का कहा जाता है कि वायरस की सबसे पहली खोज जो है किया था किसने? इवान वस्की ने। किसने किया था? इवान वस्की ने। ठीक है, इवान विस्की। मैं विस्की विस्की से याद रखता हूँ इसको कि वायरस ये पी रहा था, ये पी रहा था विस्की और खोज लिया वायरस की। ठीक है, और बैक्टीरिया की खोज किसने की है? ल्यूवन हॉक ने। इस बात को याद रखेंगे, इवान विस्की ने खोज किया है वायरस का। और जबकि अगर मैं बात करूं पहले वायरस की जिसकी डिस्कवरी हुई थी, तो उसका नाम है टोबैको मोजैक वायरस, जिसको हम टीएमवी भी कहते हैं। अब पोलियो तो जानते ही हैं, पोलियो में क्या होता है, समझिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से। पोलियो में नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा, वो हमारा डैमेज होने लगता है। पोलियो एक वायरस से होने वाला डिजीज है, वायरस से होने वाला एक रोग है, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगता है, इन्फेक्ट होने लगता है, जिससे कि हमें पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए पोलियो बहुत ही डेंजरस एक बीमारी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है। देखिए जब कभी भी इंसान को चोट लगता है, किसी व्यक्ति को चोट लगता है,
तो उस जगह पे ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है। लेकिन उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए तुरंत उसके ऊपर धीमे 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 कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर ब्लड जो है वो जमने लगता है, और हम लोग उसको लोकल लैंग्वेज में खुट्टी कह देते हैं कि खुट्टी बन जाता है, उसके ऊपर थोड़ा ब्लड जम जाता है और ब्लड रुक जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स हों, पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स हों और पर्याप्त मात्रा में विटामिन के हो, क्योंकि तीन चीजें बड़ा जरूरी होती है। देखिए, विटामिन में कौन जरूरी होता है ब्लड को जमाने के लिए? देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन की बात करें तो विटामिन के जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। अगर आपसे विटामिन पूछेगा तो आंसर होगा विटामिन के। समझ रहे हैं? क्वेश्चन में वेरी कर सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन के होगा। अगर आपसे पूछेगा बताइए कौन सा मिनरल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो मिनरल्स में आंसर होगा कैल्शियम। याद रखिएगा, कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्लड के अंदर क्या होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट होता है, ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा घटक होता है ब्लड के अंदर जो खून को जमाने में मदद करता है, तो दोस्तों वो होता है प्लेटलेट्स। कौन कौन सा होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स। और एक बात मैं बताऊं आपको दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से दरअसल, अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, जब डेंगू हो जाता है ना, तो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि डेंगू जो वायरस होता है वो प्लेटलेट्स को खाने लगता है, और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की संख्या जो है शरीर में घटने लगती है और हमारा प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है, जिससे कि व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। डेंगू जो है एडीज इजिप्टी से होता है। एडीज इजिप्टी एक वायरस है, उसी से होता है। क्या नाम है? एडीज इजिप्टी। अच्छा, इजिप्टी क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि सबसे पहले इसका खोज जो है वो इजिप्ट में हुआ था, इसीलिए इस वायरस का नाम पड़ गया डेंगू के एडीज इजिप्टी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने एक चीज और नहीं बताया, आपको बता देता हूं। देखिए, पोलियो के जो वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी? अगर मैं पोलियो की वैक्सीन की मैं बात करूं तो जोनास साल्क ने, जोनास साल्क ने खोज किया था किसका? पोलियो की वैक्सीन की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। द रेटिना प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज प्रेजेंट फॉर द डिफरेंस इन कलर्स। यानी मानव आंख में मौजूद रेटिना रंगों में अंतर के लिए मौजूद होता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आंख की, आईज की मैं बात करूं, तो आई में एक पार्ट होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। क्या होता है? रेटिना। और रेटिना के अंदर एक सेल होता है, उस सेल को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उस सेल का नाम होता है कोन। क्या? कोन्स। और कोन्स का जो काम होता है वो क्या होता है पता है? कलर को कलर को रेटिना के अंदर कलर को मैनेज करना, कंट्रोल करने का काम होता है। कलर यानी जो रंगों को मैनेज करना, एडजस्ट करने का काम होता है, यानी उसको नियंत्रित करने का काम होता है किसका? कोन्स का। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी द रेटिना प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज प्रेजेंट फॉर द डिफरेंस इन कलर्स। रेटिना के अंदर जो सेल पाया जाता है उसका नाम कोन्स होता है, जो कि रंगों को नियंत्रित करने का काम करता है। जो हमारी आंखों के अंदर कभी भी कोई कलर जाता है तो देखते होंगे आप, क्या होता है कि वो कलर कभी कभी किसी को देखेंगे ना, तो रेड, ग्रीन और ब्लू जो कि एक प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, कभी कभी एग्जाम में आता है कि बताइए कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू तीन ऑप्शन देगा और चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कलर तीन होते हैं सिर्फ, रेड, ग्रीन और ब्लू, बाकी उससे मिल करके बने हुए कलर है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, होता क्या है कि जो कलरफुल वस्तुएं हैं या कोई भी हम कलरफुल वस्तु देखते हैं ना, जैसे कि कोई चित्र हमने देखा, कोई पिक्चर देख लिया, कोई ऐसा मतलब सीन देख लिया जिसमें बहुत ज़्यादा कलर यूज हुए हैं, 3D इमेज देख लिया, तो उसके कलर को एडजस्ट करने का काम रेटिना का एक सेल करता है जिसका नाम कोन्स होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कॉर्निया क्या करता है? अच्छा, रेटिना के ही ऊपर इमेज बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेटिना के ही ऊपर क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए
अच्छा, एक काम और बात ध्यान रखिए, आयरिस जो है, आयरिस एक अंग होता है आंख का जो कि कंट्रोल करता है लाइट को, लाइट को एडजस्ट करने का काम करता है, यानी प्रकाश को नियंत्रित करने का काम आयरिस करता है आंख में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और क्वेश्चन में देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज था कि ब्लड की क्लॉटिंग को बनाने के लिए जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो ब्लड में कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया था। मान लीजिए कोई बंदे को कभी कभी क्या होता है, कोई चोट लग जाता है तो ब्लड उसको रुकता ही नहीं है, तब उसको क्या हो गया है, तब उसको एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसके अंदर जो है क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त बहता चला जाता है। दरअसल ये एक जेनेटिकल रोग है, जेनेटिकल डिजीज है, यानी जीन से ये आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जेनेटिकल डिजीज है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड नेचुरली। तो दूध को प्राकृतिक रूप से दही में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मिल्क से कर्ड कैसे कन्वर्ट होता है, तो देखिए, मिल्क जो होता है उससे नेचुरली जो कन्वर्ट होता है कर्ड में, वो दरअसल होता है, एक बैक्टीरिया होता है, क्या, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से दूध दही में बदल जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और उपयोगी होते हैं, जिसमें कि लैक्टोबैसिलस हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसलिए हम कह देते हैं कभी कभी कि ये एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में बदल जाता है, यानी दूध जो है वो किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। तो बैक्टीरिया से बदलता है, तो बैक्टीरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और मैं एक बात और बताऊं, बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। किसने? ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने एंटोनिवन लिवन हॉक ने किया था किसकी? जीवाणु की खोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर टीनी ऑर्गेनेल्स इनसाइड सेल दैट आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड हैंस गेनिंग द टैग पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका के अंदर छोटे अंग होते हैं जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में शामिल होते हैं, इसलिए सेल का पावर हाउस टैग प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये आसान क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि 9th में 10th में आपने पढ़ा जरूर होगा। कोशिका की खोज सबसे पहले किया था किसने? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल जो कि पूरे सेल को एनर्जी प्रदान करता है, दरअसल वो है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के अंदर भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में शामिल होता है, और यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा एक पावर हाउस होता है पूरे सेल का, जिससे कि सेल एनर्जी प्राप्त करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज दरअसल किया था अल्टमैन ने। किसने खोज किया था? अल्टमैन ने इसका खोज किया था, और नाम दिया था इसको, नेम दिया था दोस्तों बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। तो नामकरण किया था बेंडा ने और खोज किया था अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और काम करता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। रेस्पिरेशन का मतलब सांस से रिलेटेड कोई भी काम सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट करता है पूरे बॉडी में, तो वो दोस्तों करता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी से एटीपी रिलीज होता है। एटीपी जानते ही हैं, जब ऊर्जा रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ही रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके सामने बड़ा शानदार क्वेश्चन। अब सुनिएगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर इज यूज टू क्योर विच ऑफ दीज इफेक्टेड पार्ट्स इन द बॉडी। कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग शरीर के इन प्रभावित भागों में से किसको ठीक करने के लिए किया जाता है?
तो पेसमेकर एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है जो कि हमारे शरीर में हार्ट, देखिए होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो उसका कभी कभी हार्ट का बीट, जो ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट का जो बीट होता है ना, वो कम होने लगता है। जैसे कि हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार करना चाहिए, वो घट करके कम हो जाता है, 50 हो जाता है, 40 हो जाता है, 60 70, मतलब कहने का है कि एक जो जेन्युइन होता है 72, उससे कम होने लगता है। तो जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में तुरंत हॉस्पिटल में एक डिवाइस लगाया जाता है जिससे कि हमारा जो हार्ट बीट है, जो लो हो चुका है, उसको वो बढ़ा देता है। ठीक है, हार्ट बीट जो लो हो गया है, जो इंसान मतलब जाने वाला है, उसको थोड़ा सा एक डिवाइस तेज कर देता है, हार्ट को एक कह सकते हैं कि उसको एक पंप दे देता है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। तो पेस मेकर दरअसल वही डिवाइस है जिसको हम लोग हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए लगाते हैं हार्ट के अंदर। तो कहाँ लगाते हैं? हार्ट के अंदर लगाते हैं। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल के अंदर लगाते हैं, है नहीं? दिल, दिल चीज तुझे दे दी, तो है नहीं, तो दे दी वाला नई चीज है ये आइटम, ये दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? जा सकते हैं। तो पेसमेकर एक डिवाइस होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं हार्ट के लिए, उसके हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और हार्ट अटैक जो आता है उसको हम लोग इंग्लिश में कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, क्योंकि जो हार्ट का लैटिन नेम है वो दरअसल कार्डियक है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। तो पावर हाउस किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी क्वेश्चन ये था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा यानी लार में, है नहीं, कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? देखिए, लार बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, अच्छा लार जो होती हैं हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया से हमको बचाती हैं, इसलिए बचपन में आप देखते होंगे जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर लार बहुत ज्यादा बहता है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तक कि लगा देते हैं उनके मुंह पे नीचे इतना बड़ा हैंकी टाइप में लगा देते हैं कि लार चूता रहे तो उसी पर जो है रह जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का डर उसी समय होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनके मुंह से बहुत ज्यादा लार, 1 1 किलो लार बहता है उनके बॉडी में, है कि नहीं? मतलब मुंह से बहता है और बॉडी में बहता रहता है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि लार जितना ज्यादा बहेगा उनको उतना ज्यादा इन्फेक्शन होने से वो बचाएगा। लार एक कहते हैं कि एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए लार बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लार में जो मौजूद एंजाइम है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, और अच्छा चलिए हॉर्मोन्स की कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है, और इसके साथ साथ ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों ये दरअसल सीक्रेट होते हैं कहाँ से? ये स्रावित होते हैं आपके पैंक्रियाज से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए अग्नाशय से, हिंदी में अगर बात करें तो अग्नाशय से स्रावित होने वाले इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन, देखिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन तो ये भी आया हुआ है कि बताइए इंसुलिन का स्रावण जो है या सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय ऑप्शन में देगा तो आंसर वही होगा। ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है वो भी आपका अग्नाशय से ही स्रावित होता है, सीक्रेट होता है। और इंसुलिन का काम होता है शुगर के मात्रा को कंट्रोल करना। आपको याद होगा जब कभी भी किसी बंदे को डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, तो उसका अग्नाशय ही काम करना बंद कर देता है। मतलब अग्नाशय का जो एक सेल होता है जिसको हम बीटा सेल कहते हैं, क्या कहते हैं? बीटा सेल। और ये बीटा सेल जो होता है ना, इसमें से ही इंसुलिन निकलता है, बीटा सेल में से ही इंसुलिन निकलता है। तो बीटा सेल जब काम करना बंद कर देता है तो इंसुलिन को वो एक एक बूंद गिराना बंद कर देता है, और जब गिराना बंद कर देता है तब हम जो है बाहर से इंजेक्शन इंसुलिन का लगाते हैं, जिसको डायबिटीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पैंक्रियाज का बीटा सेल काम नहीं करेगा तो इंसुलिन का स्रावण नहीं होगा, इंसुलिन जब नहीं गिरेगा वहां से तो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए
जब मधुमेह होता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसमें अग्नाशय प्रभावित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लूकेगॉन हार्मोन भी अग्नाशय से ही स्रावित होता है, इस दोनों बात को याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ और बताता हूँ, समझिएगा बड़े ध्यान से। अब मैं बताता हूँ पेट यानी स्टमक से निकलने वाले कुछ हॉर्मोन्स। ठीक है, स्टमक यानी पेट से। ठीक है, अमाशय कह दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप लोग ना कहेंगे अरे सर पेट क्या होता है। पेट तो जान ही जाएंगे, लेकिन अमाशय जो है ज़्यादा बेहतर वर्ड है। देखिए इसीलिए ना यूपी बोर्ड वाले क्यों पीछे रहते हैं पता है। यूपी बोर्ड वाले को पीछे रहने का वजह है क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, तीन तीन हिंदी याद करना पड़ता है। पेट भी याद करो, अमाशय भी याद करो, उदर भी याद करो। भैया उदर भी होता है अमाशय, पेट भी होता है अमाशय, और अमाशय तो होता ही है। और इंग्लिश वाले ओ माई गॉड सीबीएसई वाले करके याद कर लेंगे स्टमक। लो भैया एक को, तुम तीन तो याद करो, हम एक ही तो याद करके हीरो बन जाएंगे। तो दुनिया भर का तो याद करना ही है हमको। हम लोग हिंदी में भी पागल होते रहे, तीन तीन याद करते रहे, अमाशय उदर पेट, इसी में हम लोग परेशान हैं। और यहाँ एक ही याद करके चले गए। तो देखिएगा स्टमक से बहने वाले जो मतलब सिक्रीट होने वाले, बहने वाले नहीं, सिक्रीट होने वाले कौन से हॉर्मोन्स है, जैसे देखिए ट्रिक से याद रखिए, हे पे रे। आप कहेंगे अरे सर ये क्या कह रहे हैं हे पे रे। देखिए हे का मतलब HCl, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रीट होता है वो स्टमक से ही होता है। ठीक है, पे का मतलब पेप्सिन, पे का मतलब पेप्सिन, और रे का मतलब रेनिन, रे का मतलब रेनिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन ये कहाँ से निकलते हैं, ये अमाशय के दीवारों से निकलते हैं, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बात करूं रेनिन की अगर, तो रेनिन एक जो है दूध में पाए जाने वाले केसिन एंजाइम को, दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को, सॉरी केसिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है रेनिन। ठीक है ना, तो केसिन प्रोटीन को, जो कि दूध में पाए जाने वाला जो है प्रोटीन होता है, उसको तोड़ने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। इसीलिए आप देखते होंगे जब बच्चा कभी भी दूध पीता है, माँ का दूध पीता है और थोड़ी देर बाद ही उल्टी करता है, तो वो दूध फटा हुआ निकलता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेट में वो जाता है, रेनिन जो एंजाइम होता है उसके ऊपर काम करने लगता है और केसिन प्रोटीन को तोड़ देता है, जो दूध के अंदर फाड़ देता है उसको। समझ रहे हैं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल दरअसल रेटिना से मिलकर बना है। देखिए रेटिना, रेटिना जब खराब हो जाता है इंसान का तो उसे हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी जिसको हम लोग कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसी के नाम की वजह से दरअसल इसका जो अंग प्रभावित होता है ना, उसी के नाम की वजह से इसका साइंटिफिक नेम रखा गया है। दरअसल नाइट ब्लाइंडनेस में हमारा रेटिना खराब होने लगता है और रेटिना के ही वजह से इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम पड़ा है रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनॉल पड़ा है। ठीक है, और दरअसल इसमें कौन सा हमें डिजीज हो जाता है तो इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। मैंने अभी बताया भी है आपको। रिकेट्स जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, ये दरअसल विटामिन डी की कमी से होती है, जबकि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन डी का क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है इसका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और बी का, विटामिन बी का क्या नाम है? थाइमीन। इसमें बहुत सारे और कम होते हैं, विटामिन B1, B2, B3 ये सब भी होते हैं, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मैं ट्रिक बता दूं आपको। चलिए ट्रिक बता देता हूँ। चलिए ट्रिक याद कर लीजिए। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, A B C D E और के। ठीक है, ए का र से हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। यहां लिख लीजिएगा रेटिनॉल। ठीक है, थ से हो जाएगा थाइमीन। और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लोविन, विटामिन 3 का होता है B3 का नियासिन, विटामिन 5 का होता है पैंटोथेनिक, विटामिन B6 का होता है पैराडॉक्सिन, विटामिन 7 का होता है B7 बायोटीन। तो ऐसे ही होता है, याद कर लीजिएगा। विटामिन B12 भी होता है जिसका साइनोकोबाल्मिन होता है नाम। ऐसे हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, जो मैंने ऊपर बताया भी है आपको।
विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। देखिए क से हो रहा है ना, और टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और फी से हो जाएगा, के का नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। क्या? फिलोक्विनोन, जिसको हम लोग नेफ्थोक्विनोन भी कह देते हैं। तो नेफ्थोक्विनोन और या फिलोक्विनोन बात एक ही है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द नूडल्स प्रेजेंट इन द रूट ऑफ ल्यूगुमिनस प्लांट्स आर। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए, वैसे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बहुत सारे होते हैं, जैसे एनाबिना होता है, राइजोबियम होता है, एजिडोबैक्टर होता है, लेकिन इसमें देखिए दिया है बस एक, वो है राइजोबियम। तो राइजोबियम करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, जो कि पौधों के गांठों में पाए जाते हैं, नॉड्यूल्स में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, गांठों में पाए जाते हैं, उनका स्थिरीकरण एक जीवाणु करता है जिसका नाम है राइजोबियम। ध्यान रखिएगा, ये फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है। फलीदार का मतलब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे जैसे नहीं होता है चना का दाल हो गया वगैरह ऐसा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु प्रेजेंटेड द लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक प्रिंसिपल। लाइक क्योर लाइक, ये होम्योपैथिक प्रिंसिपल किसने दिया है? देखिए होम्योपैथिक के जनक अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? वो हैं सैमुअल हैनमैन। वो कौन है? सैमुअल हैनमैन। और इन्होंने ही दरअसल होम्योपैथिक सिद्धांत दिया जिसका नाम है लाइक क्योर लाइक, इसलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर। चिकित्सा विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? देखिए कभी भी स्टडी का बात आए तो लैटिन नाम याद कर लीजिए। किसी भी अगर मैं कहूँ अगर कि बॉडी में किसी भी चीज का स्टडी करने की बात हो तो उसके लैटिन नाम को याद रखिए। लैटिन नाम याद रखेंगे उसी से मिलता जुलता होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि हार्ट का लैटिन नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर अरे तो अभी तो बताएं आप सर, कार्डिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक। तो कार्डियक से हम कह सकते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कह सकते हैं? कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी किसका स्टडी होता है? तो आप कह देंगे सर हार्ट का हो जाएगा, आसान से हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है, यकृत यानी लीवर का पूछा गया है। क्या? लीवर का पूछा गया है। तो लीवर को कहते हैं हिपैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक्स बोलते हैं। तो हिपैटिक्स जब बोलेंगे लैटिन भाषा में तो इससे बनने वाला जो वर्ड होगा वो होगा हिपैटोलॉजी। क्या होगा? हिपैटोलॉजी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिपैटोलॉजी में हम क्या करते हैं? यकृत से संबंधित अध्ययन करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, साइंस इन विच एनिमल ह्यूमन एनाटॉमी इज लर्न बाय डिसेक्शन। विज्ञान किस पशु मानव शरीर रचना विज्ञान में विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिए एनाटॉमी में विच्छेदन की क्रिया सीखी जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ, ऑस्टियोलॉजी, इसमें देखिए बोन्स की स्टडी के बारे में, जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं तो वो किस में करते हैं? वो करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। क्या? ऑस्टियोलॉजी में। ठीक है, चलिए। और हिमेटोलॉजी, देखिए हिमेटो दरअसल होता है, हम लोग ब्लड को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्लड का लैटिन नाम होता है हिमेटो। तो हिमेटोलॉजी में ब्लड का स्टडी करते हैं, याद रखिएगा। जैसे आप जानते हैं ना, इरिथ्रियोसाइट आरबीसी को कहते हैं। हाँ, जैसे डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हिमेटोलॉजी में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेप्टोलॉजी मैंने बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ मैन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का अध्ययन है? तो भैया मनुष्य हैं तो मनुष्य के बारे में जो अध्ययन होता है वो तो आपको पता होगा ही। तो एंथ्रोपोलॉजी यानी मनुष्य जाति का विज्ञान। देखिए इंग्लिश में ये ऑप्शन आएगा आपको, हिंदी में ये लिखकर नहीं आएगा। ये आंसर तो सही है लेकिन यहाँ पर भी हिंदी में ही लिखेगा ऐसे, एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि अगर ऐसे लिख देगा ना तब तो आप मनुष्य जाति का विज्ञान तुरंत लगा के चले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
शारीरिक शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो जब जाता है कोई भी व्यक्ति, जब उसको कोई शरीर के अंदर वाले हिस्से में, पेट उट के हिस्से में कोई दिक्कत हुआ रहता है, अल्ट्रासाउंड कराने जाता है, तो वो दरअसल कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो उसमें एंडोस्कोप का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और मैं बात करूं कार्डियोग्राम का, तो कार्डियोग्राम दरअसल एक ईसीजी की तरह ही काम करता है। ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी जिसमें हार्ट का हम लोग क्या करते हैं, चेकअप करते हैं। यानी हृदय से संबंधित जो भी परेशानी है, मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग जांच करने के लिए ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। उसी तरह कार्डियोग्राम भी होता है, लगभग उसी से मिलता जुलता होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, और एक होता है ईईजी, एक होता है इसी से मिलता जुलता ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेलियोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेलियोग्राफ क्या होता है? ये ब्रेन को जांचने के लिए होता है, ब्रेन की जांच करने के लिए कि ब्रेन सही से फंक्शन तो कर रहा है ना, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेलियोग्राफ का ध्यान रखिएगा। ईसीजी का दरअसल हार्ट के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राइनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर चेकिंग। राइनोस्कोप जांच के लिए एक उपकरण है, किसके जांच के लिए? तो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, नोज के यानी नाक के जांच के लिए राइनोस्कोप बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है, उपकरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड बाई डॉक्टर्स इन एग्जामिनिंग पेशेंट्स। डॉक्टरों द्वारा रोगियों की जांच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अरे हम जिसको आला कहते हैं, कान में लगा करके जो डॉक्टर चलते रहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, परिश्रावक कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा हाँ, एक हार्ट को नापने वाला एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट के जो ब्लड प्रेशर है ना, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है उसको नापने वाला, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है उसको नापने वाला, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर को हम लोग कहते हैं बीपी। बीपी को नापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं स्फिग्नो, स्फिग्नो मैनोमीटर। तो स्फिग्नो मैनोमीटर जो यंत्र है, जो डिवाइस है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें? ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाय हुम वाज द फर्स्ट हार्ट रिप्लेसमेंट डन। पहला हृदय प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, लुई पास्चर, विलियम हार्वे, यस हॉपकिंस, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो लुईस पास्चर जो है वो तो जुड़े हुए हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, यानी किण्वन के प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो 1857 में खोज किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस की, किसकी? लुई पास्चर ने। ठीक है, और फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस है? जिसमें कि ईस्ट का यूज करके, ईस्ट का यूज करके अल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, हाँ, अल्कोहल बनाया जाता है, ये पता होगा आपको। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट हार्ट रिप्लेसमेंट की, तो पहली बार जो हृदय का प्रतिस्थापन किया गया था वो किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिए, विलियम हॉर्वे जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, इन्होंने किया था, जैसे मैं बात करूं रक्त परिसंचरण की, ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज किया था, रक्त परिसंचरण की जो खोज किया था, वो किसने किया था? वो किया था विलियम हॉर्वे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यू टू हुज डिस्कवरी वैक्समैन वाज गिवन द नोबेल प्राइज। वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के कारण दिया गया? तो वैक्समैन जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन खोज के लिए। तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज जो किया गया था वो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार के लिए किया गया था। ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए, टीबी के उपचार के लिए, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन जो है वो पहली बार खोज किया गया था एंटीबैक्टीरियल का, जिसका नाम है, जिसने किया था उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? पेनिसिलिन का खोज किया था, याद रखिएगा। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था किसने? वैक्समैन ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसको याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, इन विच ब्रांच डू यू स्टडी फ्लावरिंग प्लांट्स? आप पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो दोस्तों पुष्पीय पौधों का अध्ययन जो है वो हम लोग फेनरोगैम्स में करते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्लांट्स दैट ग्रो इन हाईली साल्टी सॉइल आर कॉल्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक लवणीय भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जहां पर साल्ट बहुत ज्यादा है उस जगह पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो थैलोफाइटा, जेरोफाइटा, हेलोफाइटा या मेसोफाइटा? तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया। हेलो फाइट करोगे नमकीन के लिए? तो भैया नमकीन के लिए कोई फाइट तो करता नहीं है नहीं, डेंजरस मार खा जाएगा। तो नमकीन यानी नमकीन पानी में उगने वाले, लवड़ी है, लवड़ी का मतलब वही नमकीन। ठीक है, खारे पानी में उगने वाले, खारे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलो फाइट करोगे, मतलब लड़ाई करोगे, हेलो हेलो हेलो। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। जेरोफाइट्स किसको कहते हैं? देखिए जेरोफाइट का मतलब जो डेजर्ट पे उगते हैं, डेजर्ट का मतलब जो रेगिस्तान रेतीले मैदानों पर उगते हैं। जैसे राजस्थान में कैक्टस जो उगता है, कैक्टस नागफनी जिसको हम लोग कहते हैं, कैक्टस जो उगता है वो एक जेरोफाइट का एग्जाम्पल है। जो कैक्टस उगता है ना रेतीले मैदान पे, वो किसका एग्जाम्पल है? नागफनी जिसको हम लोग कहते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो जेरोफाइट का एग्जाम्पल है, नागफनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जेरोफाइट जो डेजर्ट पे उगते हैं, हेलोफाइट मतलब जो साल्टी सॉइल पे उगते हैं, यानी नमकीन जो है भूमि पर उगने वाले पौधे हैं। ठीक, अब मेसोफाइट ऐसे पौधे हैं जिनके लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, बहुत कम जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन था। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो आपके इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी बात हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप भी जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।